हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई 7 शिष्टाचार। भीष्म साहनी। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। ये मैं क्या जानूं? नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौहें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? हम मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरहक से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निकल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपए। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे। मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां हो रही थी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चों के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है,
मुझे आप छुट्टी दे दे। छुट्टी दे दे? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी तब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? चांटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा मार पड़ा है, आंखें फेर ली। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। हो न हो इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और अब सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों, घर क्यों जाना चाहते हो? क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे, तो हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूं न हाँ, चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन, एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को भी यो भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीज ले गया तो 20 रुपए तनख्वाह की वह चिंता करेगा। तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। मैंने उसका पता सब लिख लिया है। तुम समझे बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेश के कारण रुक जाते। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वहीं फटे हुए कपड़े, वहीं शिथिल रूप चेहरा। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा।